अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दुरूद शरीफ पढ़ लें। जब हम अपने कमरे में, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो फिर क्या सफाई करते होंगे, लेकिन अगर अपने घर में रहते हैं तो अम्मा से सारी जिंदगी इस बात पे डांट पड़ती रही कि अपने कमरे के अंदर जो कपड़े फेंके हुए हैं, जो किताबें फेंकी हुई हैं, उनको वो समेट के रखो। अ, अगर आप अपने कमरे में जो भी है, चाहे बहन भाइयों का इकट्ठा कमरा है या अलग है, मेस बचा के रखते हैं, तो आपको अपनी जिंदगी ना एक थोड़ी गंदगी गंदगी सी फील होगी। यानी आपको लगेगा कि अब ठीक है, पड़े रहे अपनी जगह पे, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता। ऐसी सूरत में आपको अपनी जात के हवाले से भी ना कोई खास केयर नहीं लग रही होगी कि कपड़ा फटा हुआ है, गंदा है, मैला है, हाथ पे गंदगी लगी है, सर बालों पे गंदगी लगी, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप अपने घर के कमरे को, घर में जहां रहते हैं, उसको साफ सुथरा करके रख रहे होंगे तो उसका आपकी पर्सनैलिटी पे असर पड़ रहा होगा। जब इर्द गिर्द का माहौल साफ करके रखेंगे ना, तो फिर आपको फिक्र होगी इस बात की कि गंदगी ना फैले। अच्छा, एक और मिसाल। अभी घर में कोई काम सफाई का कर रहे थे और हाथ गंदे थे, तो जब हाथ धो लिए, नहा लिया, कपड़े चेंज कर लिए, फिर अम्मी ने दोबारा कोई ऐसा काम कहा जिसमें हाथ गंदे होने थे, तो फिर चिड़ होगी कि पहले बता देते तो मैंने हाथ साफ कर लिए। तो हाथ साफ कर लिए तो क्या, तो हाथ साफ कर लिए हैं चूंकि, तो फिर हाथ दोबारा गंदे करते हुए ना उलझन होगी। अबू दाऊद नहीं, तिरमिजी 1987। इतना अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जहां कहीं भी हो, अल्लाह से डरो और बुराई के पीछे नेकी करो। यानी बुराई हो गई है तो नेकी कर दो। तो आदत रख लो, कि ये आदत रख लो, तो मैं कह रहा हूं कि हो गई ना बुराई, अब फौरन उसको कंपनसेट करने के लिए उसके पीछे नेकी करने की आदत डालें, तो नेकी बुराई को मिटा देगी। अच्छा, इसको अब हम ये भी समझ सकते हैं, तो अल्लाह इस मसले जानते हैं, अल्लाह के नबी को अल्लाह ने फहम दिया, उन्होंने इसमें जो भी फरमाया होगा। लेकिन अगर मैं आपको वैसी अपनी आम सी नलायक सी अकल के मुताबिक दो चीजें बताऊं, तो इसको मैं ऐसे भी देख सकता हूँ कि चूंकि मैंने बुराई के बाद फौरन नेकी कर ली, तो हो सकता है मेरा वो नेकी करना अल्लाह को एक कंपनसेशन के तौर पर पसंद आया और वो मेरी बुराई को डिलीट कर दें। और ये भी हो सकता है कि जब मैं नेकियां करने की आदत डाल लूं, हर बुराई के बाद नेकी, फिर बुराई के बाद नेकी, तो ये जो मैंने पहले मिसाल दी थी कि जब हाथ धो लिए होंगे तो फिर दोबारा गंदे करते हुए उलझन होगी। तो जब बार बार हमने नेकी कर ली होगी ना, तो उसके बाद दोबारा बुराई में गिरने के ऊपर हमें जो है हया आ रही होगी। अगर गंदगियों के अंदर ही गिरे रहेंगे तो फिर सोचेंगे चलो ये भी गंदा काम करने तो क्या फर्क पड़ता है, पहले ही 100 गंदे काम किए हैं। तो इसलिए अपनी आदत रख लें, हम मी इंक्लूडेड, कि कोई बुराई हो जाए तो उसके पीछे फौरन नेकी करो, तो नेकी बुराई को मिटा देगी और लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। ले जी, लेक्चर 40 के अंदर, लेक्चर 39 के अंदर मैंने बात एंड यहाँ की थी कि जून 15 डिस्कस करके दिया था, जिसमें अल्फा वैल्यू वगैरह सब डिस्कस किया था। चलिए अब और आगे चलते हैं, एक रीसेंट रिटर्न का सवाल करते हैं। जून 24 अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 4, जून 24 क्वेश्चन नंबर 4, ये मैं स्क्रीन पे खोल लेता हूँ। स्क्रीन से तो मैं हटा दूंगा क्योंकि मैंने सॉल्व करना है, लेकिन आप लोग फिर उसको खुद अपने पास खोल के रखें। जून 24 अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 4 है ये, पढ़ लें आप स्क्रीन पे। खैर क्या पढ़ें, आप तो अपने पास अलग से इसको पढ़ें, लेकिन चलें, क्योंकि जून 24 है, बुक में मौजूद नहीं है, तो आपने पास पेपर भी देखना था तो स्क्रीन खोल के देखना था, तो चलो ये सामने स्क्रीन है, इस पे पढ़ लें। ये टेबल के ऊपर पर तक पढ़ लें, फिर टेबल में और कर लेता हूँ क्योंकि टेबल का इक्विटी वाला कॉलम तो मेरे पीछे में ये छुपा हुआ था। चलो आप बाकी पढ़ लें। अच्छा देखिए, ये मैं और ऊपर कर देता हूँ, ये आपकी स्क्रीन पे आ जाए सामने। ये छुपा हुआ था मुझसे, ये पढ़, ये आपकी स्क्रीन पे आ गया सामने।
चलो जी, पढ़ लिया। हम QCI हैं और हमारे ना ऑलरेडी ZDX नाम का एक पोर्टफोलियो है, जिसमें बहुत सारी हमने शेयर्स में कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखी होगी। तो ZDX हमारा ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो मौजूद है इन्वेस्टमेंट का। अभी इस वक्त हम ये फैसला करने जा रहे हैं कि P और Q में से कोई एक अपने पोर्टफोलियो के अंदर शामिल कर लें। ये पहले और दूसरे पैराग्राफ के अंदर लिखी कहानी है। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के बारे में कहा हुआ है कि एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो 11% है। इसको आप एक्सपेक्टेड रिटर्न कह लें कि नॉर्मली इतना कमाया करता है। और जो पोर्टफोलियो की स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 5.12 है, और जो रिस्क है, जो बीटा है, वो 0.67। ये एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है। अगर P और Q में से किसी एक को भी शामिल करना है तो P और Q का डाटा दिया हुआ है, जिसमें P और Q के रिटर्न्स उनकी प्रोबेबिलिटी के साथ दिए हुए हैं, और P और Q का अपना अपना इक्विटी बीटा दिया हुआ है। इक्विटी बीटा वही बीटा होता है जो तक हम यूज करते हैं। और ये जो उसके बाद लाइन लिखी है ना, इसका मतलब है कि हमने ZDX के साथ P को मिलाया या ZDX के साथ Q को मिलाया, तो ZDX के अंदर जो बाकी है वो 75% वेटेज होगा, 25% P होगा, या P की जगह Q होगा। और P और Q को अगर एक एक करके ZDX के साथ मिलाना है तो उनका ZDX के साथ कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया हुआ है, और RM 15% है और RF 7% है। ये है जी। और रिक्वायरमेंट ए में पूछा हुआ है कि ZDX पोर्टफोलियो यानी P को मिलाएं या Q को मिलाएं। अब जो पोर्टफोलियो बन जाएगा उसका रिस्क और रिटर्न निकालना है पोर्टफोलियो थ्योरी को यूज करके। यानी एक बार ये पोर्टफोलियो थ्योरी का सवाल समझें और एक बार ये कैपम का सवाल समझें। तो एक बार फॉर बोथ अल्टरनेटिव्स, यानी दोनों को एक एक करके मिलाएं। तो P और Q को एक एक करके मिलाना है, और एक एक करके मिला के उनके साथ जो ZDX की शक्ल बनेगी उसका हमने रिस्क और रिटर्न निकालना है उस नए पोर्टफोलियो का, पोर्टफोलियो थ्योरी और कैपम को यूज करके। चलें करते हैं सॉल्व। पहले मैं ZDX को P के साथ मिलाता हूँ, और पोर्टफोलियो और कैपम दोनों से करना है ना, तो ये मैं कर रहा हूँ जनाब क्वेश्चन 4 और जून 24 और इसका पार्ट ए। और पहले हम लोग कर लेते हैं पोर्टफोलियो थ्योरी। पहले पोर्टफोलियो थ्योरी को सॉल्व करते हैं। जी जनाब, वो चाय पी रहा था। अच्छा, पार्ट ए सॉल्व करते हैं। पहले मैं पोर्टफोलियो थ्योरी से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। पोर्टफोलियो थ्योरी से सॉल्व करने के लिए 3 दिन पहले हमने किया था, 3 लेक्चर्स पहले। पोर्टफोलियो थ्योरी क्या होती है? अगर हमने ये देखना है कि इन्वेस्टमेंट P करें या इन्वेस्टमेंट Q करें, तो हम एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं एग्जिस्टिंग के साथ P और एक बना लेते एग्जिस्टिंग के साथ Q, ठीक है। 2 कॉम्बिनेशन चेक कर लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? अच्छा, सवाल की रिक्वायरमेंट दोबारा बताता हूँ आपको। सवाल की रिक्वायरमेंट थी कैलकुलेट रिस्क एंड रिटर्न। तो पोर्टफोलियो थ्योरी में हमने रिस्क कैसे निकाला था? वो जो लंबा सा फार्मूला होता था, वो स्टैंडर्ड डिवीजन वाला, वो रिस्क का फार्मूला था, और एक रिटर्न था, तो वो वेटेड एवरेज होता था। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमें इन्वेस्टमेंट इन P और इन्वेस्टमेंट इन Q, इनके एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिए होंगे। ये जो आपको रिटर्न 3 तरह के दिए हैं, इनको एवरेज करना पड़ेगा, और इनकी स्टैंडर्ड डिवीजन निकालनी पड़ेगी, P की भी Q की भी अलग अलग। ये सवाल का प्लान है। तो हमें चाहिए होगी इस काम के लिए P की रिटर्न और उसकी स्टैंडर्ड डिवीजन। तो पहले P को सॉल्व करता हूं। बल्कि प्रोबेबिलिटीज सेम है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक ही टेबल बना लेते हैं। अगर आपसे इजीली बने, मेरे पास स्क्रीन इतनी लंबी होती नहीं है क्योंकि लिखने में ये नीचे की तरफ आता है, तो मैं अलग अलग बना दूंगा। मैं पहले P बनाता हूं। पहले मैं P बना रहा हूं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आ गई, पॉइंट 2, पॉइंट 2, 0.5 और 0.3। और इस प्रोबेबिलिटी पे जो रिटर्न है उसको मैं x कह देता हूं, जो कि परसेंटेज में है 2.23, 7.84 और 12.1।
अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया ना, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें क्या कॉलम चाहिए होता है, पी एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो पहले इसी के नीचे बेशक मैं एक्स बार निकाल देता हूं। अच्छा, अब ना एक्स बार निकालने के लिए ये हमने टेबल तो बना ही दिया है, एग्जामिनर को पता ही है कि ये एक्स बार कैसे निकाल रहा है, फिर भी अगर दिल की तसल्ली ना हो तो आप इसको अलग से नीचे निकाल दें, एक्स बार कह दें, और एक्स बार ये भी बता दें हम किसको कह रहे हैं। तो हम एक्स बार कह रहे हैं रिटर्न को, जो कि कैसे निकाल रहे हैं, 2.23 इंटू 0.2 प्लस 7.84 इंटू 0.5 प्लस 12.1 इंटू 0.3। तो ये बन जाएगा एवरेज रिटर्न, और इसका आंसर आ जाएगा इसका आता है जी तकरीबन 8%। ये एवरेज रिटर्न आ गया इसका। अब इस 8% को, ये हम एक्स बार तो डिफाइन कर ही चुके ना इसको, तो अब क्या कर रहे हैं हम, ये कॉलम जो आपको नजर आ रहा है पी एक्स माइनस एक्स बार यानी 2.23 माइनस 8, जो आंसर आया 5.77, उसको पहले स्केयर किया, और स्केयर करने के बाद 0.2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये शक्ल बन जाएगी 6.649। राउंडिंग ऑफ का ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद क्या किया, 7.84 माइनस 8, जो आंसर आया उसका स्केयर इन 2.5, और ये बन जाएगा 0.012। उसके बाद क्या किया, 12.1 माइनस 8, जो आंसर आया 4.1, उसका स्केयर किया और उसको 0.3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा 4.080। अरे ये मैंने क्या उठा दिया, सॉरी भाई सॉरी, ये नहीं बनता, ये बनता है 5.053। 5.053। अच्छा, इनका अगर सम करेंगे ना वो होगा वेरिएंस, वो होता है 11.714। लेकिन हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें इसको, ये मैं कलर चेंज कर देता हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें 11.714 का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो वो बन जाएगा 3.42%। 3.42% की स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। ये मैं आपको एक ओवरऑल पिक्चर दिखा देता हूं जो हम पेज पे सॉल्व कर रहे हैं। ये आप सब उस वर्ड आरएफटी के ऊपर सॉल्व कर रहे होंगे, सिर्फ कैलकुलेशन जो मल्टीप्लाई करनी है आप चाहे कैलकुलेटर पे कर लें, अगर कैलकुलेटर हैंडी है, या एक्सेल पे कर लें, लेकिन ये रफ वर्किंग है। हमारा सोल्यूशन उसी जो है ना आरएफटी जो आपकी शीट है वर्ड वाली, ये सब उसी के ऊपर लिखा जा रहा है। ये मैं आपको आरएफटी की शक्ल दिखा रहा हूं। तो ये हमने पी सॉल्व कर लिया, जिसमें हमने पी का एक्सपेक्टेड रिटर्न ये 8% निकाल लिया और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली। बिल्कुल सेम पैटर्न पे मैं अब ये क्यू सॉल्व करता हूं। मैंने इसके साथ मुकाबले भी बना देता हूं, तो उससे ये कि ये प्रोबेबिलिटी 0.2, 0.5 और 0.3, और इसको मैं चलो y कह देता हूं, इसके रिटर्न को y कह देते हैं। इसका रिटर्न है जनाब 1.89, 7.09 और 13.6, ये इसका रिटर्न है। और एवरेज निकालने के लिए, जिसको मैं y बार कह देता हूं, 1.89 जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2 प्लस 7 पॉइंट, इतनी प्यारी मेरी राइटिंग होती है बोर्ड पे तो पढ़ा जाएगा, इंटू 0.5 और 13.6 इंटू 0.3। तो इसका जब आप आंसर निकालेंगे ना तो वो भी तकरीबन 8% ही बनेगा, यानी इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है ये 8%, इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न भी 8% आ गया। अब जब आप इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कॉलम बनाएंगे पी वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, यानी 1.89 माइनस 8 का जो आंसर आया उसका स्क्वायर इंटू 0.2, तो इसका आंसर बनेगा 7.474। ये पहला वाला 4 है, ये 9 नहीं है। फिर उसके बाद 7.09 माइनस 8, उसका जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी 0.5, तो इसका आंसर आएगा 0.417। फिर 13.6 माइनस 8, उसका जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी 0.3, तो इसका आंसर बनेगा 9.8।
398। इनका सम किया तो इनका जो सम आया वो है वेरिएंस, वो बन जाएगा जी 17 17.8 88 बन जाएगा शायद, या 89 बन जाएगा। और जब हम इसका 88 नहीं, सॉरी, ये बनता है, चलें ये टोटल में कुछ गड़बड़ है जी, ये 89 नहीं, सॉरी 29 बनेगा, ये 29 बनेगा, 17.29 बन गया। अब 17.29 बन गया तो हमने इस वेरिएंस का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी 4.16%। ये इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई 4.16%। तो ये इस वक्त आपके सामने पार्ट ए सॉल्व कर रहा हूं मैं, और वो भी पोर्टफोलियो की मदद से सॉल्व कर रहा हूं। एक तरफ हमने पी सॉल्व कर दिया और एक तरफ हमने क्यू सॉल्व कर दिया। क्या सॉल्व किया? पी का रिटर्न निकाल लिया जो कि 8% है, और रिस्क निकाल लिया यानी स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि 3.42% है, ये 3.42। इसी तरह क्यू, उसका रिटर्न निकाल लिया जो कि 8% है, और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली जो कि 4.6% है। ये हमने पोर्टफोलियो से सॉल्व करना शुरू किया था, दोनों इंडिविजुअल्स की निकाल ली। अब इसको मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा के, तो अब हम एक ऑप्शन बनाते हैं ZDX विद P, एक ही ऑप्शन बनाते हैं। इस ऑप्शन में हमने क्या करना है, पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे निकालें। ZDX का जो अभी रिटर्न है ZDX का 11%, और ZDX का वेट है 75%, और P को साथ मिला दिया तो उसका रिटर्न है 8%, ये हमने ऊपर निकाला था, और इसका वेट है 25%। तो पोर्टफोलियो का रिटर्न निकल आएगा अगर हम P को साथ मिलाते हैं तो 10.25%। 10.25% ये इसका रिटर्न निकल आया। और पोर्टफोलियो के रिस्क का, अच्छा, अब इस पोर्टफोलियो के रिस्क के अंदर हमने ZDX के साथ P को मिलाना है, तो 2 एसेट पोर्टफोलियो बना लेते हैं इसको। तो रिस्क का फार्मूला होता है ये वाला, जो इनमें से एक है उसके वेट का स्क्वायर, जिसको मैं 0.75 का स्क्वायर कह देता हूं, उसके साथ इनटू ये 0.75 में जो एग्जिस्टिंग ZDX है उसको कह रहा हूं, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन आपको सवाल में दी हुई है ZDX की, वो दी हुई है 5.12%। 5.12 का स्क्वायर। फिर इसके साथ हमने P को मिलाना है, तो प्लस P के वेट का स्क्वायर इनटू P के स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, या इन अदर वर्ड्स कह लें P के वेरिएंस को लिख देना है हमने, जो कि वो ऊपर 11.714 है, 11.714। उसके बाद ये सब चल रहा है आगे है, उसके साथ प्लस 2 एक का वेट इनटू दूसरे का वेट इनटू एक की स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू दूसरी की स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू इनका आपस का कोरिलेशन। अच्छा, इनका जो आपस का कोरिलेशन है ना, ये -0.6 है, ये दिया हुआ है, ये -0.6, और ये सारा ये स्क्वायर रूट के अंदर ही चल रहा है, ये सब स्क्वायर रूट के अंदर चल रहा है। ये मैं आपको इसकी पूरी शक्ल दिखाता हूं, ये सारा स्क्वायर रूट के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3.4%। ये पोर्टफोलियो का, अगर हम P के साथ मिलाते हैं, अगर ZDX को P के साथ मिलाते हैं तो 10.25% इस पोर्टफोलियो का रिटर्न आ गया, और 3.4% इस पोर्टफोलियो का रिस्क आ गया। अब यही वाला काम हम ZDX विद Q के साथ करते हैं, और मैं इसमें कलर चेंज कर लेता हूं। ये कर लेते हैं जनाब, हम ग्रीन कर लेते हैं। अब मैं मिला लेता हूं ZDX विद Q। ZDX Q के साथ मिलाते हैं, इसको साथ मिलाएंगे तो यही जो ऊपर काम हुआ ना, बिल्कुल यही वाला मैं इसके नीचे इसलिए कर रहा हूं ताकि नजर आए, सेम मैं Q को साथ मिला रहा हूं। तो ZDX एक्जिस्टिंग वाले का रिटर्न 11%, उसका वेट प्लस Q का रिटर्न, ये भी हमने ऊपर निकाला है जो कि वो भी इत्तेफाक से 8% ही है, 8% इंटू Q का वेट, और एवरेज रिटर्न क्योंकि ये भी 8% ही है तो जाहिर है वो 10.25% ही निकलेगा। और इसके साथ हम रिस्क निकाल लेते हैं, यही सेम जैसे ऊपर किया हुआ है, एग्जिस्टिंग के वेट का स्क्वायर और
मल्टीप्लाई बाय 5.12 यानी जो उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका स्क्वायर, एग्जिस्टिंग की स्टैंडर्ड डेविएशन, प्लस 0.25 यानी वेट का स्क्वायर इनटू क्यू का वेरिएंस, ये जो हमने इधर निकाला हुआ है 17.29, 17.29 और प्लस 2 इंटू एक का वेट इंटू दूसरे का वेट इंटू एक की स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू दूसरे की स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि 4.16 निकाली हुई हमने, इंटू आपस में इनका कोरिलेशन जो कि -0.4 है, -0.4, ये सारा का सारा इस स्क्वायर रूट के अंदर चल रहा है जो कि हमने, ये मैं आपको 3.4, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.55%। ये मैं आपको ओवरऑल पिक्चर दिखाता हूं। ये पढ़ा तो ऑब्वियसली नहीं जा रहा, मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूं। ये सबसे पहले मैंने पी और क्यू को सॉल्व करके उसके, ये मैं पोर्टफोलियो थ्योरी से सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। मैंने इस सवाल का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए शुरू किया था पहले पोर्टफोलियो थ्योरी से। पोर्टफोलियो थ्योरी से शुरू किया था मैंने, और उस पोर्टफोलियो थ्योरी से शुरू करके पहले मैंने पी और क्यू को सॉल्व करके उनका रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली, क्योंकि मैंने पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन रिटर्न निकालना था। तो पहले मैंने ऑप्शन ली जो ब्लैक में किया हुआ है, ZX को P के साथ मिलाया, पोर्टफोलियो का रिटर्न निकाला, पोर्टफोलियो का रिस्क निकाला, और फिर मैंने ZDX को Q के साथ मिलाया, पोर्टफोलियो का रिटर्न निकाला, पोर्टफोलियो का रिस्क निकाला। तो सवाल की रिक्वायरमेंट थी कैलकुलेट रिस्क एंड रिटर्न ऑफ ZDX पोर्टफोलियो थ्योरी को यूज करके फॉर बोथ अल्टरनेटिव्स, यानी P को मिलाने के और Q को मिलाने के बोथ अल्टरनेटिव्स, इनको साथ मिला के ZDX पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न निकालना था पोर्टफोलियो थ्योरी के मुताबिक। ये हमने वो कर दिया, तो पोर्टफोलियो थ्योरी के मुताबिक पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न निकल आया। अब हमने करना है कैपम से, यही वाला काम हमने कैपम से करना है। चलिए अब हम करते हैं पार्ट ए में कैपम को सॉल्व। ये मैंने पोर्टफोलियो कर दिया, अब हम इसको कैपम से सॉल्व करते हैं। कैपम में कर लेता हूं ब्लू से। अब हम लोग कैपम को सॉल्व करते हैं। पहले पोर्टफोलियो से सॉल्व किया था, ये सारा मैंने पोर्टफोलियो से सॉल्व किया था, अब मैं इसको कैपम से सॉल्व करने लगा। अच्छा, इसमें थोड़ी सी ध्यान वाली बात यह है कि सवाल में उसने ये नहीं कहा हुआ कि पी और क्यू का रिटर्न और रिस्क बताइए, ये नहीं कहा हुआ उसने। कैलकुलेट द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ ZDX पोर्टफोलियो, क्योंकि जब कैपम लगाने लगे ना तो हमारे ध्यान में आएगा कि शायद पी का रिटर्न और पी का रिस्क निकालना है। रिस्क तो खैर इक्विटी बीटा दिया हुआ है, तो शायद पी का रिटर्न निकालना है कैपम रिटर्न, और क्यू का रिटर्न निकालना है, पी और क्यू का नहीं निकालना। कैलकुलेट द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ ZDX पोर्टफोलियो यूजिंग कैपम, यानी पोर्टफोलियो का बीटा और पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना है। तो पहले हम मिलाते हैं ZDX विद पी को, पहले हम इसको लेते हैं। पोर्टफोलियो का बीटा कैसे निकलेगा? दोनों के बीटास का वेटेड एवरेज। अब आपको सवाल में ये पी का बीटा भी दिया हुआ है और आपको पोर्टफोलियो का एग्जिस्टिंग बीटा तो ये दिया ही हुआ है, और इनके वेट वो वेट दिए हैं, ये 25% और 75 जो हम उसमें भी यूज कर रहे थे पोर्टफोलियो थ्योरी में। तो हमने इन दोनों बीटास का वेटेड एवरेज करना है। तो पोर्टफोलियो का बीटा, पोर्टफोलियो का रिस्क मतलब पोर्टफोलियो का बीटा, ZDX का एग्जिस्टिंग बीटा जो कि 0.67 है, और इसका साथ वेट जो कि 75% है, 0.75, ये पॉइंट था, ये माइनस नहीं है, और साथ पी का बीटा जो कि 0.46 दिया हुआ है, प्लस 0.46, और ये पी का इसमें वेट। इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.62। ये बीटा आ गया। अब अगर पी को साथ मिलाते हैं तो
और चूंकि कैपम का रिटर्न निकालने को कहा है, तो कैपम का रिटर्न वो जो कल आपको कहा था, assumption ले लेते हैं कि जो रिक्वायर्ड रिटर्न होगा वही एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा, तो बेसिकली हमने कैपम का रिटर्न निकालना है। तो कैपम से जब रिटर्न निकालेंगे पोर्टफोलियो का, यानी इस बीटा को यूज करके, तो RF है 7%, बीटा हमने निकाल लिया 0.62, RM है 15% और ये RF। तो अगर P को साथ मिलाते हैं तो इस बीटा का रिटर्न निकल, इसका इस पोर्टफोलियो का रिटर्न निकल आएगा 11.96%। ये है ZDX विद P। अब हम मिलाते हैं और ये कलर कर लेते हैं जामनी सा। अब हम ZDX के साथ मिलाते हैं Q को, ZDX विद Q। तो बीटा आ जाएगा ZDX का एग्जिस्टिंग बीटा 0.67 इनटू इसका वेट प्लस Q का बीटा जो कि 0.52 है, ये 0.52 और इसका वेट। तो इसको शामिल करने से साथ पोर्टफोलियो का बीटा आ जाएगा 0.63 और इस 0.63 को यूज करके जब हम रिटर्न निकालेंगे तो RF प्लस 0.63, ये जो ऊपर वाले में बीटा निकाला, RM माइनस RF, तो इसका रिटर्न बनेगा 12.04%। ये 12.04%। ये आ गया ZDX को अगर Q के साथ मिलाते हैं। तो मैं आपको ये कैपम का जो सोल्यूशन किया है ये सामने दिखाता हूं। कैपम से सॉल्व करेंगे तो ZDX अगर P को साथ मिला रहे हैं तो ये उसका बीटा और उसका रिटर्न आ गया, और अगर ZDX को Q के साथ मिला रहे हैं तो ये उसका बीटा और साथ रिटर्न आ गया। तो ये कहा था पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न कैलकुलेट करने को, पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न कैलकुलेट करना है। अब इसमें सवाल की जो रिक्वायरमेंट थी ना वो थी कैलकुलेट कर लिया। और ये कैलकुलेट, मैं एक बार पूरे सवाल की फिर से पिक्चर आपको दिखा देता हूं। ये हमने पहले पोर्टफोलियो थ्योरी को सॉल्व किया था, और इस पोर्टफोलियो थ्योरी को सॉल्व करके P और Q के रिटर्न, उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन ये निकाली थी, ताकि पोर्टफोलियो थ्योरी निकाल के हम पोर्टफोलियो का रिटर्न और पोर्टफोलियो का रिस्क निकाल सकें, P को साथ मिला के Q को साथ मिला के। फिर हमने यही सवाल कैपम से दोबारा सॉल्व किया, और अब हमने कैपम के थ्रू रिस्क यानी बीटा और कैपम के जरिए रिटर्न यानी कैपम वाला रिटर्न निकाला। और P और Q का रिटर्न नहीं निकालना, P और Q को साथ मिला के पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना। ये हो गया पार्ट ए जिसमें रिस्क और रिटर्न कैलकुलेट करने को कहा था। इसका पार्ट बी, इसके पार्ट बी में ये जो पूछा है एडवाइज विद रीजंस, तो कौन सा मॉडल पोर्टफोलियो मैनेजर को यूज करना चाहिए। तो इसमें कोई रट्टे वाली बात नहीं है। जो कॉन्सेप्ट पोर्टफोलियो थ्योरी और कैपम का पता है, और आपको वैसे मैंने कहा था कि टॉपिक पढ़ने के बाद आईके की बुक भी रीड करिएगा, तो वहां से भी ये चीजें रीड की भी हेल्प हो सकती हैं। दोनों मॉडल्स की ना अपने अपने फजाइल बताने। तो जो पोर्टफोलियो थ्योरी है, पोर्टफोलियो थ्योरी की क्या है कि वो एक सिक्योरिटी को इंडिविजुअली कंसीडर नहीं करती, वो हेल्प करती है डिसीजन मेकर के लिए जब वो किसी भी इन्वेस्टमेंट को कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोर्टफोलियो में जज करना चाहता है। और इस थ्योरी ने फैसला करके देना होता है, हेल्प करनी होती है रिस्क और रिटर्न को सामने रख के। अब हम चूंकि पार्ट बी में कह रहे हैं ना एडवाइस, तो फिर हम पार्ट ए की वैल्यूज को भी यूज कर सकते हैं। तो हम पार्ट बी में कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो थ्योरी रिस्क और रिटर्न को यूज करती है, और रिस्क वो स्टैंडर्ड डेविएशन को लेती है, टोटल रिस्क को लेती है। चूंकि दोनों को साथ मिलाने से रिटर्न सेम है, दोनों को साथ मिलाते हैं तो पोर्टफोलियो का रिटर्न देखें दोनों में 10.25 आ रहा है, लेकिन रिस्क P को साथ मिलाते हैं तो कम है और Q को साथ मिलाते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा है। यानी P को साथ मिलाते हैं तो 3.4% है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 3.4, और अगर Q को साथ मिलाते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन 3.55 है। और अच्छा होगा, हमारी डिस्कशन में अच्छी डिस्कशन हो जाएगी अगर हम एग्जिस्टिंग के साथ भी इसको रिलेट कर देंगे। तो एग्जिस्टिंग के साथ कैसे रिलेट कर दें? एग्जिस्टिंग इसका रिटर्न 11% है, 11, और इसका रिस्क 5.12% है। तो P और Q में से किसी एक को भी साथ मिलाने से रिटर्न भी 10.25 कम हो रहा है, लेकिन रिस्क भी कम हो रहा है। 5.12 स्टैंडर्ड डेविएशन थी, वहां से कम होकर 3.4 और 3.55 पे आ रही है। लेकिन पोर्टफोलियो थ्योरी के फजाइल इसमें क्या है कि ये रिस्क और रिटर्न की बेस पे फैसला करती है, और रिस्क ये टोटल रिस्क को कंसीडर करती है। तो मैनेजमेंट की मर्जी है, वो चाहे तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल ले। और कैपम के जब हम फजाइल बताएंगे तो कैपम के बारे में हम ये बात करेंगे कि ये सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क को कंसीडर करती है, क्योंकि अनसिस्टमैटिक रिस्क डाइवर्सिफिकेशन से, अकलमंदी से दूर हो सकता है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ये सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क को कंसीडर करती है, और इससे जो आंसर निकलता है वो रिस्क के हिसाब से जितना रिटर्न होना चाहिए वो वाला आंसर निकलता है। तो इसमें भी हमने ना दोनों मॉडल में आपको बल्कि
इसका सोल्यूशन ही दिखा के ना, तो वो सामने वो बात डिस्कस कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन 4, ये पोर्टफोलियो थ्योरी के फजाइल और ये कैपम के। देखें, जितना एग्जामिनर ने लिखा होता है ना, उतना तो जाहिर है स्टूडेंट नहीं लिख सकता, और फिर रिक्वायर्ड भी नहीं होता। पेपर एनवायरमेंट में बैठ के सोचना और लिखना और एग्जामिनर का हर एंगल कवर करके सारा कुछ लिखना। तो ये जो 6 बुलेट पॉइंट लिखे हुए हैं, ये सारे आप तक आपसे लाजिम नहीं है कि आप इनको लिखें, लेकिन एग्जामिनर ने जो 6 पॉइंट लिखे हैं वो ये जरूर समझते हैं कि इसमें से 2-3 तो वो स्टूडेंट लिख ही ले, क्योंकि ये पार्ट 5 नंबर का था, 2.5 नंबर 1 के, तो इनमें से 6 में से कोई 2-3 पॉइंट तो स्टूडेंट लिख ही ले। तो अगर आप ये पॉइंट्स पढ़ लेंगे तो ये तकरीबन वैसी वैसी सी बातें जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है जी, तो ये था जून 24 का क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, अब हम एक और सवाल, लेकिन ये सवाल बेटे आपने करना है। ये मैं आपको सवाल जिस तरह कल वो जून 15 मैंने डिस्कस किया था ना, तो ये मैं डिस्कस जरूर करके दे रहा हूं, लेकिन ये करना आपने है। आप लेक्चर पॉज करके सवाल को करें, फिर मैं इसको डिस्कस कर दूंगा जैसे जून 15 डिस्कस किया था। लेकिन उससे पहले ना आपको मैं बुक में से 1-2 चीजें और दिखाता हूं। कल मैंने बताया था कि अगर हमने शेयर्स में से चूज करने कि कौन सी इन्वेस्टमेंट बेहतर है, तो इस चैप्टर में अब तक जो हमने पढ़ लिया ना, उसकी बेस पे बता रहा हूं। पी बेहतर है इस सवाल की, चलो मैं अल्फाबेट ले लेता हूं, पी और क्यू। अगर हम पी और क्यू में से कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपैरिजन का एक तरीका पोर्टफोलियो थ्योरी का इस्तेमाल भी हो सकता है। यानी पोर्टफोलियो थ्योरी का इस्तेमाल सिर्फ तब हो सकेगा अगर कोई एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो होगा, यानी हम पी को एग्जिस्टिंग के साथ मिलाएं या क्यू को एग्जिस्टिंग के साथ मिलाएं, तो ये चूज करने का एक तरीका हो सकता है। अगर दोनों में रिस्क सेम है तो ज्यादा रिटर्न बेहतर होगा, अगर दोनों में रिटर्न सेम है तो कम रिस्क बेहतर होगा, और अगर रिस्क और रिटर्न दोनों डिफरेंट डिफरेंट है तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक तरीका हो सकता है। तो एक तरीका कंपैरिजन का हो गया, बल्कि मैं ये लिख देता हूं बात आपको। ये हमने जून 24 सॉल्व कर दिया, ये जून 24 खत्म हो गया, ठीक है। और ये ब्राउन कलर चेक करते हैं, ब्राउन है, रेड है। हमने जो अब तक पढ़ लिया, हम अगर शेयर्स का कंपैरिजन करना चाहें, तो जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें एक तरीका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी हो सकता है, ये हमने चीज पढ़ी। एक तरीका आपको कल बताया था अल्फा वैल्यू, ये कैपम को यूज करके हो रहा होगा, ये भी एक तरीका हो सकता है। फिर एक चीज अभी जो आपको बताने लगा हूं, एक चीज हो सकती है शार्प रेशो, एक चीज हो सकती है ट्रेनोर रेशो। ये अगर हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं ना, अगर हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कुछ शेयर्स में, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक तरीका हो सकता है, ये पोर्टफोलियो थ्योरी का है, और अल्फा वैल्यू एक तरीका हो सकता है, शार्प रेशो एक तरीका हो सकता है, ट्रेनोर रेशो एक तरीका हो सकता है। ये मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। आपको सवाल वाला कहेगा कौन सा तरीका यूज करना है, नहीं, ये आपको डाटा से देख के अंदाजा लगाना पड़ेगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और शार्प अल्फा वैल्यू ये पहले बता चुका, ये ट्रेनोर और शार्प रेशो पे आप देख लें। ये जी शार्प रेशो, एवरेज रिटर्न, यानी ये जो हम किसी भी, जैसे पी का एवरेज रिटर्न निकालते हैं ना 8%, अभी पिछले सवाल में एवरेज रिटर्न 8% हो गया, माइनस आरएफ, वो जो सवाल में 7% था, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन जो कि 3 पॉइंट क्या थी पता नहीं, 3.42% थी पी की। तो अगर जून 24 का रेफरेंस लूं मैं, तो पी का एवरेज रिटर्न 8% माइनस आरएफ 7% डिवाइडेड बाय 3.42% जो कि पी की स्टैंडर्ड डिवीजन थी, ये उसकी रेशो आ गई, शार्प रेशो। अगर क्यू की बेस पे बात कर लें, तो एवरेज रिटर्न वही 8% माइनस आरएफ 7% डिवाइडेड बाय क्यू की स्टैंडर्ड डिवीजन थी 4.16%, ये शार्प रेशो क्यू की निकल आएगी। और शार्प रेशो क्या शो कर रही है? शार्प रेशो शो कर रही है कि पर यूनिट ऑफ रिस्क हम कितना एक्स्ट्रा रिटर्न कमा रहे हैं। एक्स्ट्रा किससे? आरएफ से। देखिए न्यूमरेटर पे गौर करें, हम आरएफ से कितना ज्यादा कमाएंगे। क्यों ज्यादा कमाएंगे? क्योंकि रिस्क है, तो रिस्क यानी स्टैंडर्ड डिवीजन से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका आंसर हमें निकलेगा कि पर यूनिट ऑफ रिस्क हम कितना एक्स्ट्रा रिटर्न कमा रहे हैं। एक्स्ट्रा यानी आरएफ से ऊपर, तो जितना ज्यादा कमाएं उतना अच्छा है। इसलिए जितना ज्यादा शार्प रेशो का आंसर आएगा, बेटर इट इज। हायर द रेशो बेटर इट इज। ट्रेनर रेशो भी ना, न्यूमरेटर देखिए सेम है, ट्रेनर रेशो न्यूमरेटर सेम है, लेकिन ट्रेनर रेशो डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड डिवीजन की बजाय सिस्टमैटिक रिस्क यानी बीटा को यूज करती है। तो अगर हम लोग इसमें वो जो जून 24 वाला डाटा रखना चाहें, तो पी का एवरेज रिटर्न 8% था माइनस आरएफ 7% डिवाइडेड बाय पी का बीटा था मेरा ख्याल है 0.46 था, तो 0.46 से डिवाइड करेंगे तो वो बी का ट्रेनर रेशो आ जाएगा। और दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, यानी पर यूनिट ऑफ रिस्क एक्स्ट्रा कितना कमाएंगे, तो जितना ज्यादा कमाएंगे उतनी ज्यादा अच्छी बात है। हायर द रेशो बेटर इट इज। तो ये शार्प रेशो और ट्रेनर रेशो ये भी तरीके हो सकते हैं
कंपैरिजन करने के। तो इस चैप्टर में आपको अगर हमने चूज करना है ना, तो उस चूज करने से रिलेटेड मैंने आपको 4 तरीके बता दिए। इनमें से कौन सा तरीका लगना है, ये सवाल का डाटा बताएगा। अब आपने मेरे बच्चों करना ये है, और प्लीज करना है, बहुत मेहरबानी आपकी करना है, सुस्ती नहीं करनी। लेक्चर पॉज करके करिएगा, लेकिन करिए। क्या करिए? जून 18 अटेम्प्ट का सवाल है। मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 7, वेटा पाकिस्तान लिमिटेड WPL, मेरी बुक में क्वेश्चन 7 है। ये जून 18 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 2 था, 16 नंबर का। आपसे बड़ी गुजारिश है मुदवाना कि आप इसको करिए। अच्छा, करना क्या है? पार्ट ए, डिटरमिन विच कंपनी वुड यू रिकमेंड फॉर इन्वेस्टमेंट बाय WPL। WPL एग्जिस्टिंग कोई बिजनेस है? WPL, अच्छा चलिए सवाल पढ़ने पहले मैं डिस्कस करता हूँ। ये तो बुक में है ना, ये तो मेरे पीछे छुपने की जरूरत नहीं है, ये आप सवाल पढ़ लें। चले पढ़ लिया। इसमें हम WPL हैं और हम 3 कंपनीज में से, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में अभी हम काम कर रहे हैं, और हम 3 में से एक कंपनी को खरीदना चाह रहे हैं। कैसे पता एक कंपनी को खरीदना चाह रहे हैं? रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है डिटरमिन विच कंपनी वुड यू रिकमेंड फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इन 3 कंपनीज में कितना कितना रुपया हम लगाएंगे, ये इन्वेस्टमेंट वाला कॉलम है। उन कंपनी से रिटर्न कितना मिलने की उम्मीद है, एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया। हर कंपनी के रिटर्न्स की स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। मार्केट के साथ KSE 100 इंडेक्स यानी मार्केट के साथ उनका कोरिलेशन आ गया, उसमें बीटा निकालने में काम आएगा। और हमारी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ कोरिलेशन आ गया। ये इसलिए क्योंकि WPL हम है, हमने अपने साथ A मिलाना है, हमने अपने साथ B मिलाना है, हमने अपने साथ C मिलाना है। ये 3 ऑप्शन हो सकती हैं। तो अगर पोर्टफोलियो थ्योरी लगाना चाहें तो पोर्टफोलियो का वो लंबे से स्क्वायर रूट में जो रिस्क निकालते हैं, तो उसमें चाहिए होता है ना कोरिलेशन, ये वो आखिरी कॉलम आ गया। फिर टेबल के नीचे क्या है? टेबल के नीचे आपको RM दिया हुआ है, मार्केट की स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है, शायद बीटा निकालने में काम आए। 1 ईयर ट्रेजरी बिल्स आर यील्डिंग 6% RF दिया हुआ है। और जो हम अभी हैं WPL, उनकी एग्जिस्टिंग वैल्यू 110 मिलियन है। ये 110 मिलियन और ये ऊपर 28 मिलियन, 35 मिलियन, 40 मिलियन, ये वेट निकालने में काम आएंगे, क्योंकि हमने वैल्यूज की वेटेज लेनी होती है। और कंपनी का एग्जिस्टिंग बीटा भी है, कंपनी की एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड डेविएशन भी। जून 24 में उसने ना इस तरह का डाटा दिया था, और उसने कहा था कि पोर्टफोलियो थ्योरी से भी करें, कैपम से भी करें, कहा था। और P और Q में से चूज नहीं करना था, सिर्फ उसने कहा था कैलकुलेट कर दें। अब वो कह रहा है डिटरमिन विच कंपनी वुड यू रिकमेंड फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी अब हमने चूज करना है A, B और C में से। किस तरीके से करना है, ये तरीका आपको नहीं बताया हुआ सवाल भी, ये तरीका आपने खुद ढूंढना है, और एग्जामिनर हर पॉसिबल तरीके को सही मार्क्स देगा। यानी इसको पोर्टफोलियो थ्योरी से करना चाहे वो भी कर सकते हैं, जैसे भी पिछला सवाल किया। कैसे? WPL प्लस A एक ऑप्शन, WPL प्लस B दूसरी ऑप्शन, WPL प्लस C तीसरी ऑप्शन। और फैसला किस बेस पे होगा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बेस पे। कंपैरिजन करना है ना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बेस पे। कैपम से करना चाहे तो फैसला किस बेस पे होगा? अल्फा वैल्यू की बेस पे। चाहे तो शार्प रेशो से भी कर सकते हैं, चाहे तो ट्रेंड और रेशो से भी कर सकते हैं। इन चारों से कर दें तो अच्छी बात है। सोल्यूशन में आपको गालिबन 2 मिलेंगे, एक मेरा ख्याल है पोर्टफोलियो थ्योरी से किया हुआ है और एक अल्फा वैल्यू से किया। मेरा ख्याल जहां तक मुझे याद पड़ता है, देख लेते हैं। लेकिन आप लेक्चर पॉज करके बेटे चारों से कर दें, मैंने आपको पूरा आइडिया दे दिया, आप चारों से कर दें, अच्छी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी। और पार्ट बी में उन्होंने कहा है, चलो पार्ट बी में डिस्कस करता हूं। पहले आप पार्ट ए, मैं लेक्चर पॉज कर रहा हूं, खुद भी पॉज कर रहा हूं, और आप लेक्चर यहां पॉज करके इसको खुद सॉल्व कर दें, प्लीज खुद सॉल्व कर दें। जी जनाब, आपने ये सवाल सॉल्व कर लिया पार्ट ए। मैंने सोल्यूशन में पोर्टफोलियो थ्योरी के हिसाब से भी किया हुआ है और अल्फा वैल्यू के हिसाब से भी किया हुआ है, दोनों के हिसाब से ना सी बेहतर निकलता है। आपने एग्जाम में जो भी किया होगा उसके मुताबिक आपका आंसर माना जाएगा। पार्ट बी, determine the revised systematic risk and expected return of WPL's equity investment portfolio after investing in company identified in part A। पार्ट ए में हमने सी को चुन लिया है, तो अब वो कह रहा है कि WPL के साथ सी को मिलाने के बाद जो शक्ल बन रही है उसका सिस्टमैटिक रिस्क यानी बीटा और एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लें। तो बीटा यानी पोर्टफोलियो का बीटा, क्या है पोर्टफोलियो? WPL और सी, तो दोनों के बीटा। WPL का बीटा दिया हुआ है, ये जो आपको लाइन टॉप पे नजर आ रही है 1.25, और जो सी है उसका बीटा हमने पार्ट ए में कैलकुलेट किया 0.89 बनता है वो। तो इन दोनों के बीटा का वेटेड एवरेज करेंगे। कैसे? 110 मिलियन WPL है और 40 मिलियन ये सी है,
तो इस वेटेड एवरेज से हम पोर्टफोलियो का बीटा निकालेंगे जो बनेगा 1.15 और एक्सपेक्टेड रिटर्न। अच्छा, यहां पर एक सवाल मैं पहले ही बता देता हूं स्टूडेंट्स का सवाल क्या होता है कि पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने पोर्टफोलियो थ्योरी से जब सवाल सॉल्व किया था तो उसमें WPL प्लस C एक्सपेक्टेड रिटर्न पूरे पोर्टफोलियो का निकाल लिया था 18.52%। तो क्या वही वाला पार्ट बी में रिक्वायर्ड है? नहीं, वो हमने पोर्टफोलियो थ्योरी लगाते हुए यूज किया था। अब वो कह रहा है WPL का रिवाइज्ड, यानी WPL का जो पहले था, तो WPL का पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना था? ये तो सवाल में बताया ही नहीं था। ये भी हमने इस अजम्पशन पे सॉल्व किया है सवाल, वही वाला जो पिछले 2-3 सवालों से कहता आ रहा हूं कि कैपम ही एक्सपेक्टेड है। तो WPL का कैपम निकाला था सॉल्यूशन की वर्किंग 1 के अंदर, वो निकला था 17.25%। उसी को मैंने WPL का एग्जिस्टिंग रिटर्न कहा था, तो वो भी तो कैपम से ही निकाला ना, तो रिवाइज भी रिवाइज कैपम से निकलेगा। इसलिए हम जब इसका बीटा रिवाइज निकालेंगे तो उस बीटा से अब नया कैपम रिटर्न निकालेंगे, और ये रिवाइज्ड बीटा और रिवाइज कैपम रिटर्न निकाला। और फिर वो कह रहे हैं ब्रीफली डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ रिवाइज सिस्टमैटिक एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो डिस्कस द इंपैक्ट क्या हुआ कि पहले इसका रिटर्न 17.25 था, इसका बीटा 1.25 था, लेकिन C को साथ मिलाने से बीटा 1.25 से 1.15 हो जाएगा। इसलिए रिस्क कम होने की वजह से इसका रिटर्न 17.25 से कम होके 16.35% पे आ जाएगा। तो चूंकि रिस्क कम हो रहा है इसलिए रिटर्न डाउन हो रहा है। मैनेजमेंट की मर्जी है कि अगर वो इस रिस्क के कमी की वजह से रिटर्न की कमी पे खुश है तो खुश है, बजाय तो हमें C ही अच्छा लग रहा है। ये ब्रीफ डिस्कशन होगी। चलें जी, ये मैं लेक्चर 40 यहीं एंड करता हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।